हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वैसे सच कहे ना दोस्तों, राजा महाराजाओं की कहानियां सुनना, उनके लैविश लाइफस्टाइल के बारे में जानना, वो लोग अपना जीवन कैसे बिताते थे, राजा बनके उनका रुतबा कैसा हुआ करता था, ये सब जानने में सबको बहुत दिलचस्पी होती है। लेकिन आज का टॉपिक इस बारे में नहीं है कि वो कितने रईस थे। काफी लोग ये सोचते हैं कि जिनके दादा परदादा किसी जमाने में आजादी से पहले राजा महाराजा रहे होंगे, उनके जो आज के वंशज होंगे, उनके तो मजे ही मजे होंगे। खैर, ऐसा हर केस में नहीं हो पाता। आज यही टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं कि जो एक जमाने में बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, आज उनके वंशज किस कठोर स्थिति में हैं। आशा करता हूं आपको यह टॉपिक अच्छा लगेगा। इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोलना शुरू करूं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और हाँ, वो दिख रहा है ना बेल आइकॉन, हाँ वही प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और भी ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खान के वंशज। और हाँ, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर वो। इसे कोई रैंक के आधार पर मत समझिएगा दोस्तों। हमने ऐसा कोई तोड़ नहीं निकाला है कि ये ज्यादा गरीब है तो इसको पहला नंबर दिया जाए और किसी और को दूसरे और किसी और को तीसरा। ये बस एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो बात करें उस्मान अली खान के वंशज की, तो उनके 120 जितने वंशज आज कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। 36 मिलियन पाउंड की रकम को लेकर लड़ाई चल रही है। बात करें अगर उस्मान अली खान की, तो 20वीं सदी में वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उस टाइम की उनकी वेल्थ $236 बिलियन थी। उन्हें दुनिया के छठे रईस आदमी और ऑल टाइम रिचेस्ट इंडियन रैंक दिया गया था 2012 में। उनकी बहुत सारे औलाद थी, 18 बेटे 16 बेटियां। प्रिंस मुकर्रम जाह, जो उस्मान अली खान के मरने के बाद 8वें हैदराबाद के निजाम बने थे। खैर, वो आजकल टर्की में रह रहे हैं। हमने इनके वंशज के लीगल फाइट के बारे में आपको बताया, तो उसमें मसला यह है कि 36 मिलियन पाउंड्स लंदन के बैंक में डिपॉजिट हुए थे आज से 70 साल पहले। तो अब किसको क्या पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर इनकी लीगल बैटल जारी है। दूसरे नंबर पर है टिगिरिया के राजा ब्रिजराज क्षत्रिय बिरबर चमुपति सिंह महापात्रा। ये उड़ीसा के लास्ट सर्वाइविंग रूलर थे। इनको कॉलोनिकल इंडिया के प्लेबॉय प्रिंस भी माना जाता था। 25 आलीशान गाड़ियां थी उस जमाने में उनके पास। कभी कभी हाथी पे भी मुसफारी करना पसंद करते थे ये। इन्हें शिकार करने का बड़ा ही शौक था, जिसमें उन्होंने 13 टाइगर्स और 28 चीतों का शिकार किया था। हालत इनकी तब खराब हुई जब उनका किंगडम 1947 में इंडियन रिपब्लिक में मर्ज हुआ और उनको अपने टैक्स रिवेन्यू से हाथ धोना पड़ा और 11,200 मंथली इनकम दी जाने लगी स्टेट द्वारा। इसके चलते उन्हें अपना महाल बेचना पड़ा, जहां आज एक गर्ल्स हाई स्कूल है। इसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो थोड़े बहुत इनके रॉयल प्रिविलेज बचे हुए थे, उनको भी हटा दिया और तो और राजा की मंथली इनकम भी बंद करवा दी गई, जिसके बाद राजा को गांव वालों के सहारे जिंदगी बितानी पड़ी। वो एक झोपड़ी में रहा करते थे और नवंबर 2015 में उनकी मौत भी हो गई। कह सकते हैं कि इन्होंने बेस्ट से लेकर वर्स्ट तक सब कुछ देख लिया था अपनी जिंदगी में। थर्ड नंबर पर आता है सुल्तान बेगम, जो कि बहादुर शाह जफर के ग्रेट ग्रैंडसन की वाइफ है। ग्रेट ग्रैंडसन का आसान भाषा में मतलब होता है पोते का भी बेटा। सुल्तान बेगम की गरीबी वाली हालत तब हुई जब उनके पति प्रिंस मिर्जा बैदर बुख्त, जो बहादुर शाह जफर के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, उनकी मौत होने के बाद रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया है कि सुल्तान बेगम चाय भी बेचा करती थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने उन्हें पेंशन देने की शुरुआत की। पेंशन की रकम थी महीने के 6,000 रुपए। उनकी 5 बेटियां और एक बेटा है, जो आज के लो मिडिल क्लास फैमिली में जी रहे हैं। वो कोलकाता के 2 रूम के घर में रहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट झोपड़ी जैसा है। फोर्थ नंबर की बात करें तो आते हैं त्रावणकोर रॉयल फैमिली के वंशज उत्तराटम तिरुनाल मार्तंड वर्मा की। त्रावणकोर इंडिया का सेकंड रिचेस्ट किंगडम था हैदराबाद के बाद। उत्तराटन तिरुनाल मार्तंड वर्मा रॉयल फैमिली के हेड बन गए थे उनके बड़े भाई के जाने के बाद। वो उस ट्रस्ट के चेयरमैन थे जो श्री पद्मन स्वामी टेम्पल चलाते थे। ये ज्यादा लैम्पलाइट में तब आया जब 2011 में इस मंदिर से 90,000 करोड़ रुपए मिले थे। तब वर्मा जी ने कहा था ये खजाना सदियों से है और रॉयल फैमिली को इसके बारे में पता था। उनका कहना था कि ये सारी दौलत
सारे पैसे भगवान पद्मन भा की है और हमें इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसे फ्यूचर में भी भगवान की दौलत समझ के प्रिजर्व करना चाहिए। उनकी मौत 2013 में हुई थी। मान लो अगर वो 90,000 करोड़ वो अपने पोते पोतियों को दे देते तो आज वो अलग ही लेवल के मालामाल होते। 5th नंबर पे बात करें तो वो है टीपू सुल्तान के वंशज टीपू सुल्तान, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। मैं 1799 में श्रीरंगपट्टम में टीपू सुल्तान की ब्रिटिश से लड़ते हुए मौत हुई थी। उनकी दौलत भी ब्रिटिश ले गए थे काफी सारी, ये भी कहा जाता है। आपको बता दे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान की मौत के बाद उनकी बड़ी बेटी फातिमा बेगम की सारी ज्वेलरी ले ली, जिसे ले जाने में 6 बैलगाड़ियां लगी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सामान होगा वो। आज टीपू सुल्तान के वंशज कोलकाता में बसे हैं, एक बहुत ही छोटे मकान में। टीपू सुल्तान के मौत के बाद ब्रिटिश सरकार ने उनकी फैमिली को कोलकाता में शिफ्ट करा दिया था और कहा था कि उनको साउथ में कभी भी नहीं आना है। साहेबजादा सैयद मंसूर अली, जिन्होंने टीपू सुल्तान की ग्रेट ग्रैंड डॉटर साहेबजादे रहीमुन्निसा के साथ शादी की है, वो कैंपेन चलाते हैं कि सुल्तान के फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियली हेल्प मिले। सुल्तान के वंशज में से बहुत से लोग आज भी इलेक्ट्रिशियन, टेलर, रिक्शा चलाने वाले या साइकिल रिपेयरिंग जैसे काम करते हैं आजकल। 6th एंड आखिरी नाम है डॉक्टर कौकब कादर मिर्जा, जो ग्रेट ग्रैंडसन है अवध के आखिरी राजा नवाब वाजिद अली शाह के। मिर्जा साहब कोलकाता में रहा करते थे। सितंबर 2020 में ही कोविड की वजह से उनकी मौत हुई थी 87 साल के एज में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे और उन्होंने AMU से ही उर्दू में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की थी। ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही और कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल विदा लेता हूँ। धन्यवाद।